Everyone, today we shall be discussing about lecture 9 properties of hardened concrete, in which we will discuss elasticity, creep and shrinkage. And these are the property of hardened concrete. मतलब hardened state में जब हमारा concrete पहुंचेगा तो उस केस में हम लोग इस तरह के प्रॉपर्टी को जानेंगे कि क्या है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की हमने बात की थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो आपने पढ़ लिया है। और ये भी इलास्टिसिटी, क्रीप और श्रिंकेज ये सब भी मायने रखता है, ठीक है। इसलिए इसको भी हम लोग ब्रीफली आज देखेंगे और इस पर भी डेफिनेशंस वगैरह पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और श्रिंकेज के टाइप्स वगैरह पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि क्या है ये सब चीज़ें। तो सेशन आउटलाइन हमारा यही है कि इलास्टिसिटी क्या है वो देखना है, क्रिप क्या है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स क्या इनको अफेक्ट करते हैं वो सब भी देखेंगे, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। उसी तरह से श्रिंकेज वगैरह है, तो इनमें जो फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं वो कौन से हैं, ये सब भी जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको ये जो यहाँ दिख रहा होगा, ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको, ये इलास्टिसिटी को समझने के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, जो पहला फिगर आप देख रहे होंगे, पहला जो यहाँ जीएफ दिख रहा है, एनिमेशन दिख रहा है, तो इसमें देखिए कि एक रबर है, ठीक है। और इस रबर को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है दोनों तरफ से, राइट। दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये फोर्स लगाया जा रहा है और जैसे ही फोर्स छोड़ दिया जा रहा है, मतलब हाथ से इसको खींच रहे हैं और जैसे इसको छोड़ रहे हैं फिर अपने पोजीशन में आ गया। यही प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी, है ना। कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कि अगर हम किसी भी मेटल है, मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, कंपोजिट मटेरियल है, उस पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगने के बाद उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब वो खींचेगा, जैसे यहाँ खींच रहा है, खींचेगा। और जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेगा, और उस वे हम लोग उसको छोड़ देते हैं, लोड हटा देते हैं, फिर से वो अपने पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में था। तो यही प्रॉपर्टी कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, ठीक है। और ये इलास्टिक लिमिट के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे इलास्टिक लिमिट के बाहर की बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग दूसरे फिगर में देखेंगे, जो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लोड लगा रहा है, स्ट्रेस लगा रहा है। अब स्ट्रेस समझना होगा, स्ट्रेंथ समझना होगा। तो जैसे स्ट्रेस एक लिमिट में लग रहा है तो वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ये बल्ब देखिए, ये जो फूट गया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। यही स्ट्रक्चर में भी होता है। इनिशियली देखिए स्ट्रेस लग रहा है बट विद इन इलास्टिक लिमिट, जैसे ही स्ट्रेस हटाए अपने पोजीशन में आ गया। लेकिन जैसे ही इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग गया, बहुत ज़्यादा लोड लग गया, ये फेल कर जाएगा आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है उस समय, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ गया, उसमें ज़्यादा क्या हो गया, दबाव पड़ गया। देख रहे हैं कैसे डिफॉर्म हो रहा है वो, कैसे उसका शेप बदल रहा है। तो यही शेप ही चेंज हो रहा है ना, देख रहे हैं। ये बात क्लियर है। ये सब एग्जाम्पल तो आप लोग देखे होंगे, करके देखे होंगे, यस सर, है ना। गुब्बारे वगैरह को कैसे फोड़ के देखे होंगे, फोड़े होंगे। तो ये सब क्या है, ठीक है, ये सब इलास्टिसिटी का ही एग्जाम्पल है, जिसमें कि अगर हम उसको, अगर वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, बार बार हम बोले इलास्टिक लिमिट के अगर अंदर है, तो वो जो है फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा अगर हम लोड हटा देते हैं। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट जो है उसको क्रॉस कर जाएंगे, हमारा लोड उससे ज़्यादा लगा देंगे, तो वो टूट सकता है, मतलब वो फेल कर सकता है। जैसे कि आपको सेकेंड एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि जैसे लोड बढ़ाया वो डिस्ट्रॉय हो गया, फेल हो गया। क्लियर है ये चीज़ें। यस सर। तो बताइए मुझे कि हम यहाँ इसको क्यों दिखा रहे हैं, आपको बताइए इससे क्या रिलेशन हो सकता है। हाँ, कंक्रीट को जो सर कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर में डिफॉर्म होता है, यानी कि अनसाउंडेड सीमेंट के कारण उसमें जो भी एक्सपेंशन होता है और वो ओरिजिनल शेप में फिर बाद में आता है, तो इसके कारण उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। यानी कि कुछ लिमिट तक इसका जो एक्सपेंशन होगा ना सर, तो उसमें क्रैक नहीं आएगा। लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो उससे यानी कि स्ट्रक्चर में क्रैक आ जाएगा। ठीक है। देखिए
यहाँ पे दो चीज बस समझना बहुत जरूरी है, एक है कि लोड और एक है डिफॉर्मेशन। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ते जाएगा हमारे स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, डिफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, दोनों हाथ से खींच रहे हैं रबर को, तो धीरे धीरे इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है। हालांकि ये इतना स्टिफ नहीं है, इतना रिजिड नहीं है, इसीलिए जल्दी खींच जा रहा है। रबर जो है उतना रिजिड नहीं है, देख रहे हैं कितना फ्लेक्सिबल, उसको खींच रहा है तुरंत खींच जा रहा है ना। लेकिन कंक्रीट को अगर हम लोड लगाएंगे तो ये ऐसे तो नहीं खींचेगा जैसे रबर खींच रहा है ना, बिकॉज जो हमारा कंक्रीट है वो क्या है, रिजिड है, उसमें स्टिफनेस है, कठोर है, वो ठोस है, सॉलिड है। उसको खींचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में जो है टेंसाइल लोड भी आता है, कॉम्प्रेसिव लोड भी आता है, बेंडिंग भी आता है, टॉर्जन भी आ सकता है। तो जितने तरह के लोड्स होते हैं वो सब आ सकते हैं उस पर। और जब लोड की बात करते हैं वहाँ पे फिर लोड से हम लोग स्ट्रेस की तरफ भी जाते हैं। एक स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, एक पैरामीटर बोलिए उसको, जिससे कि हमारा ये सब चीज़ गवर्न होता है। इलास्टिसिटी का टर्म कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रेस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है। तो चलिए अगर बात करें स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, तो जैसे देखिए कोई हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस पे जब भी लोड आ रहा है, लोड हमारा ये है, लोड को हम बोल रहे हैं पी, ठीक है, और इस एरिया पे लग रहा है। तो एक क्यूब की हम जनरली बात करते हैं, जैसे टेस्ट कर रहे थे, तो क्यूब की सर एक एग्जांपल लेते हैं क्यूब का। तो जैसे ये देखिए क्यूब का ये सरफेस एरिया है और इस पे हमारा लोड लग रहा है, पी लग रहा है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया फोर्स लग रहा है, वो एरिया एक मायने रखता है और एक रखता है लोड। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस का क्या रिलेशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोड बाय एरिया। हाँ, ये जो है एक तरह से प्रेशर, प्रेशर आप जानते होंगे, उसी तरह का ये है लोड अपॉन एरिया, है ना। तो दिस इज पी अपॉन ए, ये हमारा होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, वो लोड ही है, बट इन यूनिट एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फोर्स लगता है, जो लोड लगता है, वही हमारा स्ट्रेस है ना। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस भी बढ़ेगा, बिकॉज जो लोड लग रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो तो आपका कांस्टेंट, हम उसको मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रह रहा है। चलिए उसके बाद एक और चीज आता है कि स्ट्रेन, एक और टर्म आता है स्ट्रेन, जो आज समझना जरूरी है, बिकॉज हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे कंक्रीट की। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको जानना चाहिए, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। तो स्ट्रेन की अगर हम बात करें, तो सपोज कि यहाँ पे हमारा कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, और मान लीजिए कि ये हमारा जो ये दिख रहा है डी है, ठीक। तो जैसे लोड लगेगा तो हो सकता है ये चेंज हो जाए, है ना, ये डी जो है डी ना रहे, डी डैश हो जाए और थोड़ा बहुत घट जाए, क्योंकि कंप्रेशन लग रहा है तो ये क्या होगा, कमेगा, है ना, शॉर्टनिंग आएगा इसमें, समझ गए, मतलब थोड़ा बहुत ये चेंज कर जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से दिखा दें, सपोज ये जो चेंज हुआ है, इतना चेंज हो गया, चेंज डी बोलते हैं। तो ये चेंज किसके कारण हुआ, क्योंकि हमने लोड इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज दिख रहा है, चेंज डी, ये जो दिख रहा है आपको जो चेंज हुआ, तो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, अब वो साइड है, लेंथ है, विड्थ है, जो भी हो, और ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्या लिखेंगे स्ट्रेन इस केस में, बताइए। स्ट्रेन को हम लोग इससे नोट करते हैं, क्या हो जाएगा सर डेल डेल डी बाई डेल्टा डी। डी बाई डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेन हो गया, है ना। चेंज इन डायमेंशन जितना भी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन से जितना चेंज हुआ वही हमारा स्ट्रेन है। तो यहाँ कहने की बात क्या है कि अगर स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है, मान लीजिए चेंज डी आया है, और इतना अगर हम लोड अभी हटा दें यहाँ से, और ये फिर से अपने पोजीशन में आ जा रहा है, इसका मतलब समझिए कि वो इलास्टिक
मेटल इलास्टिक तो हर कोई ठीक है, मान के चलते हैं कि हर मटेरियल इलास्टिक है, थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी तो सब में है ना, इतना तो आपको समझ में आना ही चाहिए, कोई कम है कोई ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, एक सर्टेन टाइम पे एक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के अंदर ये यहाँ तक रिगेन कर लेगा अपने पोजीशन को, है ना। बट इलास्टिक लिमिट के थोड़ा आगे जाने के बाद जो स्ट्रेन आएगा वो परमानेंट स्ट्रेन आएगा, ठीक है। परमानेंट स्ट्रेन मतलब वो हटेगा नहीं, उतना तो स्ट्रेन रह जाएगा, उतना उसका शेप बिगड़ गया तो बिगड़ जाएगा, है ना, ये चीज हो जाएगा। तो यही बात है। अब मान लीजिए जैसे अभी आप एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कोई केन वगैरह, जो आप कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का केन देखे होंगे, पी लेते हैं, उसके बाद क्या क्या करते हैं, उसको दोनों तरफ से दबाते हैं और उसको पिचका देते हैं, देखे हैं, क्रश करके फेंक दिए, डस्टबिन में चला गया, देखे हैं ये चीज। तो उसका कितना, हाँ सर ये तो वो क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन आप उसमें ला दिए, इतना फोर्स लगाया परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। मतलब उसमें क्या हुआ, उसमें इलास्टिसिटी अगर देखिएगा तो इलास्टिक लिमिट के से ज़्यादा आप लोड लगाए हैं, तभी ना वो क्या हो गया, क्रश हो गया। तो वो क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, उससे वो वापस नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह से अगर कहा जाए तो हर मटेरियल, जितने भी मटेरियल अवेलेबल हैं ऑन द अर्थ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं एज अ सिविल इंजीनियर, हम लोग जो देख रहे हैं, सब में थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी जरूर है। एक लिमिट तक वो इलास्टिक है और उसके बाद वो जो होगा वो इलास्टिक नहीं रहेगा। इलास्टिक नहीं रहेगा मतलब उसके बाद उसका जो शेप चेंज होगा वो परमानेंट चेंज होगा, वो चेंज रह जाएगा। अब बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग में ये चीज़ कैसे दिखता है। अब बिल्डिंग वगैरह में जहाँ देखिए, कहीं कहीं देखे होंगे जो बीम्स वगैरह होते हैं या कॉलम्स है, जो भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, छत वगैरह भी देख लीजिए, तो जैसे लोड बढ़ता है, कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, क्रैक आ गया, है ना। तो इसके पीछे रीजन बहुत सारा हो सकता है, बट एक रीजन ये भी है कि लोड ज़्यादा बढ़ जाने से, मान लीजिए जितने लोड पे आपने डिजाइन किया है स्ट्रक्चर को, उससे अगर ज़्यादा लोड लगा देंगे तो क्या होगा कि एक लिमिट तक तो वो डिफ्लेक्शन जो आएगा वो रिगेन कर लेगा, ठीक है, अगर लोड हटा देते हैं। बट धीरे अगर मानिए लोड लगा हुआ है और धीरे धीरे लोड और बढ़ जाए, ठीक है, और लोड बढ़ जाएगा, तो एक एक हिसाब से आपको डिफ्लेक्शन इलास्टिक लिमिट तक तो पता नहीं चलेगा, इतना कम डिफॉर्मेशन आएगा लोड के हिसाब से। लेकिन जैसे ही एक्सेसिव डिफॉर्मेशन हो जाएगा ड्यू टू लोड, लोड इंक्रीज करने के कारण, तो आपको दिखता होगा। तो ये सब कभी कभी स्ट्रक्चर में दिखता है कि डिफ्लेक्शन हो गया है, क्रैक्स हो गया है, और कहीं कहीं आप ये सब चीज़ें देखते हो कि बहुत स्ट्रक्चर फेल भी कर जाते हैं। फेल करने से भी, फेल करने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो लोड बढ़ने के कारण हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। तो कहीं आप देखे हैं इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको लगा हो कि ये फेल कर रहा है लोड के कारण, कोई एग्जांपल। हाँ सर कहीं कहीं देखे हैं लोग छत में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, अंदाजे देखने का थोड़ा सा कुछ। सर जी देखते हैं सर, जो छज्जा नहीं दिया होता है वो सब का टर्न हो जाता है, यानी कि एक्चुअल में जो बनता है उस टाइम में सीधा रहता है, बाद में कुछ टर्निंग उसमें आ जाता है। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो आपने ये चीज़ देखा, तो ये क्या हो रहा है, यही डिफॉर्मेशन है। ये किसके कारण आया, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लोड, है ना। अब उसमें लोड यस सर। बहुत तरह के लोड हो सकते हैं, बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म आज हम लोग देखेंगे, वो है क्रिप। और क्रिप भी जो है डिफॉर्मेशन से ही रिलेटेड चीज है। जो अभी आपने बात कही, जो छज्जा की बात कही कि बहुत ज़्यादा वो आगे चल के वो कर्व हो जाता है, वो क्या है, वो भी डिफॉर्मेशन है, और वो भी एक तरह का वो आगे चल के पता चलेगा आपको कि एक क्रिप भी होता है स्ट्रक्चर में, जो कि डिफॉर्मेशन है, और स्लो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, स्लो डिफॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर में रह ही जाता है और लगातार रहेगा वो, ठीक है, जब तक स्ट्रक्चर है, और फेल भी कर जाएगा आगे चल के जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो यही बात है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की बात कहेंगे, तो इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में हम लोग को जो देखना है कि जो कंक्रीट है वो किस इलास्टिसिटी का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, वो देखेंगे, ठीक है। इसका कर्व देखेंगे कि किस तरह से उसमें इलास्टिसिटी आता है ना, क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है, तो आपको ये भी समझना होगा कि जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज में आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट पेस्ट,
उन्हीं सब के कारण इलास्टिक प्रॉपर्टीज कंक्रीट में आ रहा है। ये चीज क्लियर हो रहा है? बताइए। हाँ यस सर, यस ठीक। चलिए, तो इसको ब्रीफली समझना था। स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के चलते हैं नोट्स पे और देखते हैं वन बाय वन इलास्टिसिटी को, फिर आगे बढ़ के क्रिप देखेंगे, श्रिंकेज देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब चीज़ें देख चुके हैं। इम्परमेबिलिटी भी आप लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अभी तीन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे क्या है। तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन देखिए, क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि the elasticity is the property by virtue of which a material deformed under the load is enabled to return to its original dimension when load is removed। तो कहने का मीनिंग वही है कि जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा और जैसे लोड हटाएंगे वो फिर से अपने पोजीशन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एल अगर डायमेंशन है तो लोड लगाने के बाद मानिए चेंज होता है, एल डैश बन जाता है, कमता है, शॉर्टनिंग आता है। लेकिन जैसे ही लोड हटा देंगे, जैसे ये लोड हटा देंगे फिर से ये एल पोजीशन में आ जाएगा, अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि वही इसका गुण, वही इस मटेरियल का गुण जो है इलास्टिसिटी है। द मैक्सिमम स्ट्रेस that can be applied on the material without resulting in non-elastic or permanent deformation when unloaded is called elastic limit। so elastic limit वो लिमिट है, ठीक है, वो पॉइंट है या वो स्टेज है बोलिए, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोड लगे और उस पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस लगे और उससे हमारा जो है मटेरियल में हमारा कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आए। मतलब उस जैसे मान लीजिए पी मैक्स जो है हमारा मैक्सिमम है, तो पी मैक्स से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। मान लिया जाए कि पी मैक्स हमारा जैसे मान लेते हैं 50 किलो न्यूटन है, किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, कोई हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर का कोई पार्ट है, तो इस पे लोड हो रहा है। लेकिन 50 किलो न्यूटन से जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, मतलब ये एल था, ये एल डैश हो गया। अब हम इसको जैसे यहाँ लोड बढ़ा दिया 52 किलो न्यूटन, तो जैसे 52 कर दिया हमने, यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ गया और अब ये रिगेन नहीं कर पाएगा, अब ये वापस नहीं जा पाएगा। कुछ जाएगा लेकिन कुछ रह जाएगा, है ना, कुछ जाएगा कुछ रह जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि इसमें जो है डिफॉर्मेशन आ गया है। लेकिन अगर हम लोग 50 तक ही रहते तो यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस देगा ये जो लोड है, और यही हमारा इलास्टिक लिमिट का पॉइंट हो जाएगा, और यही इलास्टिक लिमिट है। उससे आगे बढ़ेंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा। चलिए, इसको डेफिनेशन वाइज आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट की। तो अगर हम बात करें कंक्रीट के इलास्टिक प्रॉपर्टीज की, तो ये डिपेंड करता है इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। जैसे हम लोग सीमेंट पेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड कर रहा है। जो एग्रीगेट है उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, जो एग्रीगेट वगैरह यूज कर रहे हैं ना, कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो इन द थ्योरी, जब थ्योरी की बात करते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, आप लोग पढ़िएगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो उसमें देखेंगे कि ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है, इट इज एज्यूम्ड दैट कंक्रीट इज इलास्टिक, ठीक है, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस एंड ऑलवेज हुक्स लॉ। अब यहाँ समझ में आना चाहिए आपको कि हुक्स लॉ क्या है, जो अभी नहीं पढ़े हैं आप, बट हो सकता है पढ़े भी हो। तो यहाँ पे 2-3 टर्म आया ऐसा, जैसे देखिए एक इलास्टिक, एक हुआ आइसोट्रॉपिक, एक हुआ होमोजीनियस। तो कहने का मतलब ये है, इलास्टिक से तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इलास्टिक हमारा कंक्रीट होना चाहिए, बट ये जो भी चीज़ें हैं विद इन इलास्टिक लिमिट की हम लोग बात कर रहे हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट ये क्या होगा, आपको इलास्टिक होगा, राइट, विद इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक हो सकता है। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज है वो, अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें और इसके किसी भी डायरेक्शन में जाएं, तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, वो आइसोट्रॉपिक शो करता है, वो उस तरह का उसका गुण है। हम मान के चलते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है वो आइसोट्रॉपिक है। ये भी मान के चलते हैं कि होमोजीनियस है, मतलब हर जगह जो है वो सेम मटेरियल है, इतना हम मान के चलते हैं। है कंपोजिट मटेरियल, ठीक है, लेकिन उसको होमोजीनियस बोल के चलें कि होमोजीनियस होगा। इस एरिया में जो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है, या जो जितना मटेरियल उतना इसमें जितना है वो सेम रहेगा, ठीक है, इस तरह से होमोजीनियस है, सब जगह एक तरह से। एंड ऑलवेज हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है, तो जैसे जब हम लोग इस तरह का कर्व तैयार करते हैं,
जिसमें एक तरफ स्ट्रेस हो, एक तरफ स्ट्रेन हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है जो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या पढ़े हैं आप लोग बताइए? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3, हाँ, y इक्वल टू mx प्लस 3। बिल्कुल, मतलब y इक्वल टू, अरे माइक्रोफोन ऑफ करो, इतना नॉइज है तो बोलते क्या हो। चलिए, तो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं जो कि आपको जीरो से ओरिजिन से पास करता है, तो उसके में हम लोग बोलते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन अगर आप खींच रहे हैं तो, लेकिन अगर मान लीजिए कर्व हो जाएगा तो ये रिलेशन बदल जाएगा, ये इस तरह का रिलेशन नहीं बचेगा। तो होता क्या है कि एट एक सर्टेन पॉइंट तक जो भी मटेरियल है उसमें जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जैसे ही लोड बढ़ाएंगे, जैसे स्ट्रेस इधर है, ठीक है, ये स्ट्रेन है, तो जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आएगा, और ये हालांकि प्रोपोर्शनल रहता है कुछ दूरी तक, ठीक है, कुछ समय तक ये प्रोपोर्शनल रहेगा, कुछ डिफॉर्मेशन का एक लिमिट है जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। मतलब कहने का सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। यही हमारा हुक्स लॉ है, इसी को हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर। सपोज यहाँ इलास्टिक लिमिट है, तो इसके अंदर हमारा जो कर्व है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के, ठीक है, जैसे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन इलास्टिक लिमिट के आगे चलने के बाद क्या हो सकता है कि ये कर्व कैसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। कोई अलग मटेरियल होगा, उसका अलग शेप होगा, कुछ अलग तरह से वो बिहेवियर शो करेगा। तो बट ये हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं पोर्शन, जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक हमारा हुक्स लॉ क्या है? वैलिड है। तो हम मान के चलते हैं कि जब भी हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मान के चलते हैं कि हम लोग इसी रीजन में रह रहे हैं, इसके आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इतना मान लेते हैं कि वो इलास्टिक होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, होमोजीनियस होगा और हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होगा। तो आप देखेंगे आगे चल के डिजाइन वगैरह कीजिएगा तो जनरली जो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हमारा लोड रहता है, इससे ज़्यादा ऊपर लोड नहीं जाता है, क्योंकि इस तरह से हम लोग डिजाइन ही करते हैं। जब भी लोड डिजाइन करते हैं तो एक डिजाइन लोड निकालते हैं, जब भी स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं तो डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो सब आगे की बात है, अभी उस पर ध्यान नहीं देना। बस आपको इतना समझना है कि इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा अगर हम लोड को हटा दें, ठीक है। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में एट अ पॉइंट, किसी भी जगह पे अगर मटेरियल में जाएं तो किसी भी डायरेक्शन में जाने पे प्रॉपर्टी सेम रहेगा। होमोजीनियस मतलब क्या हुआ कि हर जगह जो है हमारा जो भी मटेरियल है वो क्या है? सेम हो जाएगा उसका, तो होमोजीनियस हो गया, ठीक है, हर जगह पे। और अबे हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ अबे करने का मतलब क्या हुआ कि जो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, जो भी स्ट्रेस होगा वहाँ पे। तो इस तरह का रिलेशन होना चाहिए जो आप स्ट्रेट लाइन में देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज आता है, जैसे जब से हम लोग ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग जैसे mx लिखते हैं ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बराबर करने के बाद एक कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ E इंटू सिग्मा, सॉरी इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये जो चीज दिख रहा है आपको ये कांस्टेंट है ना, लाते हैं ना कांस्टेंट हम लोग, जब भी मैथ में आप देखते होंगे कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा E, और इसको निकालने के लिए अगर हम बात करें तो E इक्वल टू हो जाएगा आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देख रहे हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको रफली आप इस तरह से जान लीजिए। अभी यही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया कंक्रीट का, क्लियर है। अब आते हैं बात कि अगर हम वास्तविकता की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो ये जो एजम्पशन है ये सटीक नहीं है,
फिट नहीं है कंक्रीट के लिए, क्योंकि कंक्रीट जो है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल तो नहीं है ना। उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन आ सकता है आगे जाके, जो कि वो रिगेन नहीं कर पाएगा, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो भी एजम्पशंस हैं ये हम मतलब सत्य नहीं है, ठीक है, कि हमेशा ट्रू हो ये चीज़, क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ये लाइन लिखी हुई, अगली लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ों की। तो इसमें अगर देखेंगे, ये जो कर्व दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो कर्व दिख रहा है इसमें देखिएगा, तो एक तरफ स्ट्रेन है, एक देखिए ये वाई डायरेक्शन में, और एक तरफ ये स्ट्रेस है, एक तरफ स्ट्रेन है। इसमें कर्व दिख रहा होगा आपको, और यहाँ देखिए तीन तीन तरह का कर्व दिख रहा है। एक कर्व दिख रहा है एग्रीगेट का, ये वाला जो कर्व दिख रहा है, एक दिख रहा है कंक्रीट का जो ये कर्व दिख रहा है, और एक दिख रहा है सीमेंट पेस्ट का। मतलब अगर सीमेंट पेस्ट का बनाएंगे तो इस तरह का हमको कर्व कुछ दिखेगा, एग्रीगेट का बनाएंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा। तो इसमें हमको ये बताइए कि किस में ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है, बताइए तो। सीमेंट पेस्ट में है। हाँ नहीं सर, कंक्रीट में आ रहा है। क्रीट में सर, कंक्रीट में नहीं। देखिए सीमेंट पेस्ट में जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए नहीं लोड डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ रहा है। यस Yes, सर, sir. आ रहा है। ठीक है, यस सर। मतलब अगर हम बात करें इन तीनों का स्टिफनेस का, तो तीनों में स्टिफ सबसे ज़्यादा कौन लग रहा है आपको, जो ज़्यादा रिजिड होगा, कठोर होगा? एग्रीगेट एग्रीगेट लग रहा है, क्योंकि एग्रीगेट पे अगर आप लोड लगा रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट पे अगर लोड लगा रहे हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन जल्दी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं, इतना लोड बढ़ने के बाद भी इतना डिफॉर्मेशन, इतना लोड बढ़ गया तो इतना डिफॉर्मेशन। अगर एक जैसे सिग्मा की बात करें, सिग्मा पे जाएंगे तो इस लाइन को अगर फॉलो करिएगा तो देखिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। सीमेंट पेस्ट में अगर देखिएगा तो कितना ज़्यादा यहाँ डिफॉर्मेशन दिख रहा है ना। अगर हम लोग एग्रीगेट में देखें तो कितना कम दिख रहा है, देख रहे हैं ना। तो जो यहाँ पे स्ट्रेन दिख रहा है आपको 2 में, E2 जो ये दिख रहा है सीमेंट पेस्ट में, वो ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है, वहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ रहा है अगर एलोन उसको टेस्ट किया जाए, और सिग्मा 1 कम दिख रहा है, ये एग्रीगेट का है। तो दोनों का कंबाइंड करने पे क्या हुआ कि जो हमारा कंक्रीट तैयार हुआ है वो कुछ इस तरीके से आया है। मतलब एग्रीगेट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपको जब भी हम कंक्रीट मिक्स तैयार करते हैं, क्योंकि जो एग्रीगेट है वही कंक्रीट को स्टिफ बना रहा है, स्टिफनेस दे रहा है, रिजिड बना रहा है ना। अगर आप एग्रीगेट नहीं यूज करेंगे तो क्या हमारा स्ट्रक्चर स्टिफनेस होगा उसमें, लगता है आपको? बोलिए। नहीं होगा। नहीं होगा जैसे सर, मान नहीं लीजिए होगा। आप सोचेंगे कि नहीं चलिए हम खाली मोर्टार से घर बना लेते हैं, पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसमें उतना नहीं पॉसिबल है। स्ट्रेंथ नहीं ला पाएंगे, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। मतलब देखिए एक लोड, इस लोड पे ही, सेम लोड पे हम बात कर रहे हैं, तो सेम लोड पे देखिए कि इसमें सॉरी जिसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, स्ट्रेन आ गया, इसमें कम आया है, और कंक्रीट में बीच में आ रहा है, क्योंकि दोनों का ये कॉम्बाइंड वर्जन है, कंपोजिट मटेरियल है कंक्रीट, इसमें कि एग्रीगेट भी है, सीमेंट भी है। तो इस कर्व का मीनिंग समझाने का यही था कि जो कंक्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पर भी हमारा इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कंक्रीट का। तो जो भी इलास्टिक प्रॉपर्टी कंक्रीट में आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहा है, तो एग्रीगेट का इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, सीमेंट पेस्ट के इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो किस तरह का कर्व हमारा मिलता है, अगर रफली देखा जाए, क्योंकि ये सब जो भी डेटा यहाँ दिख रहे हैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, लोगों ने इस पे काम किया और धीरे धीरे इस तरह के कर्व निकल के आए हैं, है ना। हम लोग और आप भी टेस्ट करेंगे, पता चलेगा कि इस तरह का कर्व हम लोग को मिल रहा है। तो ये कंक्रीट को जब टेस्ट किया गया तो इस तरह से वो कुछ कर्व देख रहा है आपको इस तरह से। एक सर्टेन टाइम तक ये लीनियर कहीं होगा, ठीक है, सर्टेन टाइम एक ऐसा आएगा जहाँ तक ये लीनियर होगा, लेकिन फिर देखें एक कर्व है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस देखेंगे तो ये कर्व नेचर का रहता है। तो आगे जाके जब डिजाइन पढ़िएगा इसका तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग और आगे कर्व जाएगा तो कैसे जाएगा। अगर मैं बताऊं यहाँ और आगे जाने के बाद, तो कर्व कुछ इस तरह से जाता है, आगे जाके ये कुछ इस तरह से चला जाता है। कंक्रीट की बात करें तो ये अगर स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, इस तरह से कर्व आगे चला जाता है। लेकिन इसका एजम्पशंस है, एजम्पशंस के हिसाब से डिजाइन वगैरह होता है, तो चलिए वो सब अलग बात है।
अभी बस इतना जानना था कि हाँ ये जो है एग्रीगेट के इलास्टिक मॉडुलस पे भी डिपेंड करेगा, सीमेंट पे भी डिपेंड करेगा। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको कि जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो कैसे बदलेगा अगर हमारा, जैसे हम बोलते हैं M20, M25, M15 बोल रहे हैं, तो कहीं ज़्यादा ग्रेड बढ़ने से क्या हमारा इलास्टिसिटी मॉडुलस बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एक और कर्व मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इसमें। तो इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का मिक्स में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, सॉरी ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है। 1 सर 1:1:2 वाला 1:1:2 वाला जो होता है ना, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, फिर उसे कम वाला हाँ मिलेगा ठीक है, 1:2। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। प्लस एक अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होगा। मतलब जो रिच मिक्स है, रिच कंक्रीट मिक्स होता है, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा। लेकिन जो लीन होगा, लीन मिक्स होगा, उसमें हमारा क्या होगा, कम होगा जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है। क्योंकि जो भी इलास्टिसिटी कंक्रीट का है उसको डिनोट करने का एक ही तरीका है, वो है हमारा ई। और ई क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ई इलास्टिक मॉडुलस के फॉर्म में ही हम लोग इलास्टिसिटी को निकालते हैं, ठीक है। यही मेजर है हमारा, इसी में मेजरमेंट होता है कि हाँ इलास्टिक मॉडुलस अगर निकाल लिए तो कह देंगे कि हमारा कंक्रीट इतना इलास्टिसिटी मॉडुलस का है ना। उससे हमको इलास्टिसिटी का मेजर पता चलता है। इलास्टिसिटी मेजर करने का और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, बस इलास्टिक मॉडुलस निकाल लीजिए, पता चल गया। ज़्यादा हो रहा है मतलब वो इलास्टिक ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद और चीज़ डिपेंड करता है कि ये वाला भी चीज़ डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक रेशियो है, तो जितना ज़्यादा लोड होगा वहाँ डिफॉर्मेशन भी आएगा, वही रेशियो रहता है, ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस का। जैसे अगर हम स्टील में चलेंगे तो देखिएगा स्टील वगैरह में ये कांस्टेंट रहता है, मतलब किसी भी ग्रेड का स्टील ले लीजिए, सब में इलास्टिक मॉडुलस जो है कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, जितना लोड बढ़ रहा है उतना डिफॉर्मेशन भी आ रहा है ना, एक रेशियो जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। बट जो कंक्रीट है इस केस में ये बात नहीं है, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, समझ गए, कि हमारा किस स्ट्रेंथ का है, क्या M20 है, M15 है। तो अगर हम बात करें M15 का, अगर हम बात करें M20 का, M25 का, तो आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा इलास्टिक मॉडुलस होगा। 25 वाला में सर M25। ठीक है, तो हाँ, 25 में ज्यादा होगा। हाँ, तो यह यहाँ क्या है, एज पर द कोड हमारे पास एक रिलेशनशिप भी है जिसमें स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी मॉडुलस को दर्शाया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये जब भी लीन मिक्स होगा उसमें इलास्टिक मॉडुलस कम होगा, उसमें स्ट्रेंथ क्योंकि कम होता है। तो आप सीधी बात ये समझिए कि जब स्ट्रॉन्ग कंक्रीट की बात करेंगे वहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस भी ज़्यादा होगा। एक और चीज़ है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक और रीजन अभी है कि जो इलास्टिक मॉडुलस है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक मेजर है ऑफ स्टिफनेस और रिजिडिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस और रिजिडिटी। ये जो है इलास्टिसिटी तो बता ही रहा है आपको, ये किस चीज़ का मेजर है कि स्टिफनेस और रिजिडिटी, मतलब कितना रिजिड है हमारा स्ट्रक्चर, है ना। रिजिड कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर रिजिड स्ट्रक्चर होगा, इस पे कितना भी लोड लगाएंगे, ठीक है, ये डिफॉर्म नहीं करेगा, बट एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे उसके बाद जाके डिफॉर्मेशन शो करेगा, लेकिन उसके पहले डिफॉर्मेशन इसमें नहीं आएगा, है ना, वो रिजिड हुआ। तो इलास्टिक मॉडुलस जितना हाई रहेगा उतना हमारा स्ट्रक्चर रिजिड रहेगा, ठीक है, उतना जल्दी आपको डिफॉर्मेशन उसमें नहीं दिखेगा, राइट। जैसे कि अभी कर्व की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर ये वाला कर्व जो देख रहे थे, तो इसमें देखिए कितना कम डिफॉर्मेशन आया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ये स्ट्रेस की 28 की बात कर, चलिए 28 छोड़िए, यहाँ पे करते हैं 21 पे। 21 MPa पे अगर देखेंगे, 21 MPa स्ट्रेस है एक तरह से, स्ट्रेस की तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, तो स्ट्रेस की 21 MPa में बात करें तो देखिए इसमें कितना कम डिफॉर्मेशन है, देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ज़्यादा आया है,
इसमें बहुत ज़्यादा आया है। इसका मीनिंग क्या है? ये ज़्यादा रिजिड है, ज़्यादा स्टिफनेस इसमें है। इससे अगर हम स्ट्रक्चर बना रहेंगे इसमें ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर हमको मिलेगा देन दिस कंक्रीट, ये सब कंक्रीट के तुलना में। ठीक है, यही बात है। उसके बाद और बात करें, द स्टिफनेस ऑफ स्ट्रक्चर कंपोनेंट मीन्स हाउ मच इट डिफ्लेक्ट्स अंडर अ गिवन लोड। वही बात है कि स्टिफनेस क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितना इसमें डिफॉर्मेशन आएगा गिवन लोड के हिसाब से, जो लोड उस पर लग रहा है उसके हिसाब से कितना डिफ्लेक्शन आएगा, वो चीज़ है। तो स्टिफनेस मतलब अगर वो मतलब अच्छा स्टिफनेस है, अच्छा रिजिडिटी है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है, डिफॉर्मेशन जो है वो कम आएगा। जितना लोड बढ़ते जाएगा डिफ्लेक्शन कम आएगा। स्टिफनेस इज इम्पोर्टेंट इन डिजाइनिंग स्ट्रक्चर, और एज अ डिजाइन इंजीनियर आगे चल के आपको पता चलेगा कि स्टिफनेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विच कैन ओनली बी अलाउड टू डिफ्लेक्ट बाय सर्टेन अमाउंट। और जो स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, समझिए हाई राइज बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि स्टिफनेस ये जो शो करता है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट का डिफ्लेक्शन एक अलाउड रहता है एज पर द कोड भी, कितना डिफ्लेक्शन के विदिन है तो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है कि डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा। कोई भी स्ट्रक्चर है जहां आप रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वहां पे लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो वहाँ जरूर डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, बट वो हमें दिख नहीं रहा है, एकदम माइनर माइनर डिफ्लेक्शन जरूर है वहाँ पे, और विद इन इलास्टिक लिमिट है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना। क्योंकि जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि जीरो से आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है तो कर्व हमारा ऐसे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन है ना हर जगह। समझ में आ रहा है ये बात? बोलिए। हाँ यस सर। लेकिन वहाँ पे हमें दिखेगा नहीं, बहुत ही मतलब समझिए पॉइंट में होगा, में बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, माइक्रो लेवल पे चले जाएगा। तो उस तरह का डिफ्लेक्शन है जो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर रिजिड है, डिफ्लेक्शन बहुत कम आता है। बट ये भी नहीं कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है, अब ये भी नहीं कहना है, क्योंकि लोड के हिसाब से जितने पर हमने लोड डिजाइन किया है उतना लोड रहेगा तो हमारा स्ट्रक्चर फेल तो नहीं करेगा ड्यू टू दिस, कि उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन लोड के कारण आ गया फेल करके, ऐसा तो नहीं होगा। लोड अगर विद इन डिजाइन लोड है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लोड अगर बढ़ जाता है उस केस में हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आने के चांस रहेंगे और फेल हो जाएगा। तो यही डिजाइन पैरामीटर आगे जाके आपको समझ में आएगा। अगर मैं मान लीजिए अभी पूछूं आप लोगों से कि जैसे मान लीजिए कोई डिजाइन लोड आपको करना है, तो आप क्या चाहेंगे? एक लोड आपको लेना है, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, कि आपको कहना ये भी है कि नहीं फेल नहीं करे, तो आप क्या कीजिएगा? लोड और डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो लोड और स्ट्रेंथ को कैसे रखिएगा बताइए तो जरा। क्या लोड और स्ट्रेंथ को बराबर रखिएगा? क्या आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का है वो जो लोड आने वाला है उसके बराबर रखिएगा, ज़्यादा रखिएगा, कम रखिएगा, कैसे रखिएगा बताइए? सर ज्यादा रखेंगे। ज्यादा कुछ रखेंगे, जितना लोड आएगा ना उससे मतलब ज्यादा रखेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ ज्यादा भी लोड आएगा तो आसान कर लेंगे। तो मतलब कहने का आपका है कि हम स्ट्रेंथ को ज़्यादा रखेंगे। यस सर। ठीक है, यही आपका डिजाइन का अप्रोच हो जाएगा, हमको स्ट्रेंथ को ज़्यादा रखना है। एक और बात यहाँ आप लोग सोच सकते हैं, अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाएं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोड को जो है, लोड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के ले लें। आगे जाके ये सब मेथड है, डिजाइन मेथड है जो मैं भी बता रहा हूँ। लोड को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए। तो लोड को मान लीजिए हम यहाँ से 1.5 गुना लोड कर देते हैं, इतना लोड ले लेते हैं, डिजाइन लोड, इसको बोल देते हैं डिजाइन लोड। क्या बोलते हैं, ऐसा ले लें? यस सर, ये भी ले मान सकते। लीजिए हम लोग 1.5 गुना लोड ले लिए, मतलब लोड आएगा, लोड पी ही आएगा, लेकिन हम मान लिए कि नहीं 50% एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं, उस पर डिजाइन कर देंगे और उसके हिसाब से हम स्ट्रेंथ ले लेंगे। क्या स्ट्रक्चर फेल करेगा फिर? नहीं मतलब सोचिए, 1.5 गुना लोड भी बढ़ जाएगा तो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग है उसको कैरी करने के लिए। ये सब डिजाइन का थिंकिंग आपके दिमाग में आना चाहिए सर। स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ जो एक्चुअली है उसको हम घटा के ले लेते हैं। क्या बोलते हैं, ले ले क्या? जो स्ट्रेंथ है उसको घटा के ले लेते हैं। चलिए
आपको आगे जाके पता चलेगा इसका कि ये 1.5 हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ भी 1.5 क्यों ले रहे हैं, सब पता चलेगा। स्ट्रेंथ को भी हम लोग घटा के ले लेते हैं। तो स्ट्रेंथ को घटा के लेने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ तो ओरिजिनली ये रहेगा लेकिन उसको हम कम कर दिए, और इसके हिसाब से हम लोग क्या किए, कंक्रीट का मटेरियल हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंक्रीट हमको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए काम हमारा M20 चल जाता, लेकिन 1.5 से मल्टीप्लाई करने के भाग देने के बाद स्ट्रेंथ घट गया, है ना, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादा मेजर्स लेने होंगे। तो ये सब डिजाइन अप्रोच है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको घटा लेते हैं और डिजाइन लोड को बढ़ा लेते हैं और फिर उसको कंपेरिजन करते हैं। तो एक बहुत बड़ा हम लोगों को सेफ्टी मिलता है। ठीक है, समझ में आया ये चीज थोड़ा बहुत? हाँ सर, थोड़ा ठीक है सर, ये तो अपने ऊपर डिपेंड है, स्ट्रेंथ घटाएं लोड से बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंजीनियर पे डिपेंड करता है ये, और आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये एक डिजाइन मेथड है। लिमिट स्टेट ऑफ मेथड हो गया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड हो गया, सब आप पढ़िएगा आगे जाके। चलिए माइक्रोफोन ऑफ करिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं आगे इस लाइन में क्या है। ए स्टिफ मटेरियल रिक्वायर्स हाई लोड्स टू इलास्टिकली डिफॉर्म। तो एक स्टिफ मटेरियल जो होगा उसको क्या है, हाई लोड चाहिए, ज़्यादा लोड चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए, एंड दैट इज इट हैज़ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको ज़्यादा लोड चाहिए ताकि उसको डिफॉर्म करे, मतलब कंक्रीट जो है, ठीक है, उसको एक लोड जो हाई लोड चाहिए उसके पहले वो डिफॉर्म नहीं करेगा। इस तरह से हम उसको डिजाइन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा, मतलब और भी मेटेरियल कंपेरिजन बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम यही स्टील में चले जाएंगे तो स्टील में तो और हाई लोड पे भी वहाँ क्या है, लोड पे सर्टेन लोड पे भी वहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन वहाँ जो डिफॉर्मेशन आता है ना उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं होता, क्योंकि जो स्टील है वो डक्टाइल मटेरियल है, उसमें बहुत ज़्यादा भी डिफ्लेक्शन आ जाएगा लेकिन वो फेल नहीं करेगा। एक इस तरह का मटेरियल है, वो भी पढ़ेंगे आगे जाके। खैर चलिए, अब बात करते हैं, एक नोट यहाँ लिखा हुआ है देख लेंगे। स्टिफ मटेरियल हैज हाई यंग मॉडुलस, जो ई मैंने बताया था आपको, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी मॉडुलस भी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। तो स्टिफ मटेरियल के पास जो है ज़्यादा रहता है आपको ई, एंड चेंजेज इट स्टेप्स ओनली स्लाइटली अंडर इलास्टिक लोड। इलास्टिक लोड के अंदर जो है बहुत माइनर चेंजेज आते हैं, डिफॉर्मेशन आते हैं। अगर स्टिफ मटेरियल का एग्जांपल देखना है, बेस्ट एग्जांपल तो डायमंड को देखिए। ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। ए फ्लेक्सिबल मटेरियल हैज़ अ लो यंग मॉडुलस एंड चेंजेज इट्स शेप कंसिडरेबली। जो रबर है, रबर इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो आपको इस एग्जांपल से ये पता चला हो कौन फ्लेक्सिबल है कौन स्टिफ है। तो कंक्रीट, यस सर। कंक्रीट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो स्टिफ के साइड रहे तब ना आपको फायदा मिलेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है कंक्रीट जो है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डेफिनेशन। अगर देखा जाए, ये पूछा जाता है, लिख सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो भी कर्व होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसका जो स्लोप होता है, मान लीजिए हम सीधा ले रहे हैं लेकिन सीधा रहेगा नहीं, आगे जाके ऐसा ऐसा डिफॉर्म कर गया मान लीजिए, तो ये जो स्लोप, ये जो हमने खींचा लाइन, तो इसका जो स्लोप होता है, जो आप बोलते हैं स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या लिखते हैं, टेन थीटा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बात करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। हाँ यस सर, हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, इसी को हम लोग एम बोलते हैं, याद है, याद है, यस सर। इसी को स्लोप बोलते हैं। यस सर। तो यही स्लोप, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि इट इज द स्लोप ऑफ द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसका स्लोप है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द चेंज इन स्ट्रेस विथ रेस्पेक्ट टू इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन कर दिया हमने, और इस तरह से हम लोग इसको ये निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग ई बोल रहे हैं, यही स्लोप जो है हमारा ई है। बाय डेफिनेशन मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, क्योंकि मैंने बात बताई आपको कि जो भी कंक्रीट है ये कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मान लीजिए अगर M20, जैसे अभी मान लीजिए एक अभिषेक तैयार कर रहा है M20, एक रोहित तैयार कर रहा है M20, दोनों का प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ जाएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? क्योंकि इसमें बहुत फैक्टर्स है। क्या मान लिया कि अभिषेक ने कॉम्पैक्शन अच्छे से नहीं किया, घट जाएगा स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी उसका वेरी कर जाएगा अगर वो स्ट्रेंथ नहीं अचीव कर पाया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्टर है जो ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज हम लोग कंक्रीट को कहाँ बनाते हैं? फील्ड में इटसेल्फ बनाते हैं, जहाँ घर बनाना है, जहाँ बिल्डिंग बनाना है, वही मिक्स किया वहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ को, और जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं वो इलास्टिसिटी को भी अफेक्ट करेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। है ना? ऐसा होगा। चलिए, उसके बाद अगर इलास्टिसिटी मॉडुलस की बात करें तो जो इसका कर्व हमें मिलता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर मिलता है, वो भी जो है हमें इस तरह का नहीं मिलता है कि हमको क्लियरली पता चल जाए कि कितना उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। मतलब हमें इस तरह का कर्व नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाता, सपोज स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाता, हम तो तुरंत निकाल देते स्लोप। आपको हम बोले स्ट्रेट लाइन है, स्लोप आप तुरंत निकाल दीजिएगा, है ना? मान लेंगे कि हम इसको बोलेंगे हम 15 MPa और इसको हम बोल रहे हैं 10⁻⁻², ठीक है, स्ट्रेन बोल रहे हैं। आप तुरंत निकाल लीजिएगा कि हाँ इसका स्लोप क्या है, इसको डिवाइड कर दीजिए, निकाल दीजिएगा, ई निकाल लीजिए तुरंत। लेकिन हालांकि ये जो कर्व दिखता है हम लोगों को कंक्रीट का, ये क्या है? ये एक तो मैंने बोला आपको वेरी कर रहा है, सबके साथ सब ग्रेड के साथ वेरी कर रहा है, इसीलिए ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे भी कि किस स्ट्रेंथ का है, किस ग्रेड का है, उसके साथ साथ ये वेरी करेगा। और ये जो है कर्व कुछ मतलब इस तरह का है कि हमको निकालने में एक हम फिक्स नहीं कर सकते, कोई यूनिक हम मेथड नहीं है जिससे हम लोग बता पाएंगे कि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, है ना? तो इसके लिए क्या हुआ है कि इसके लिए अलग अलग तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए गए हैं, अलग अलग मेथड से निकाला गया है, जिसमें कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस निकालने का मेथड है, जो मतलब इनिशियली जो है यहाँ से एक टेंजेंट हमने खींचा है। टेंजेंट आप समझते होंगे कि यहाँ पे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं इस कर्व के हिसाब से 90 डिग्री पे इस ऑफसेट से, वही टेंजेंट है। तो टेंजेंट खींचने से, अब ये तो आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री वगैरह में, तो इसको खींचने से हमारा क्या हुआ, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। एक और हो सकता है टेंजेंट मॉडुलस, हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ले लें, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको निकालें, उसको बोलेंगे टेंजेंट मॉडुलस। तो तीन तरीके, 4 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। एक होता है सेकेंड मॉडुलस, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग मिलाते हैं इसको ऐसे, ठीक है, और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है, ये जो आपको ई देता है, उसको बोलते हैं सेकेंड मॉडुलस। तो ये सब तरीका है निकालने का। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कंक्रीट का निकालते हैं, इसमें से कौन सा मेथड जो है नहीं है, होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी मॉडुलस। तो उसमें से आपको ये सब समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट नाम आपको ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, बस आपको सब समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। एक चीज़ और इस कर्व में देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक तरफ आपको दिख रहा होगा लोडिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व आया हमको, ये किस में आया है, जब इसको लोड कर रहे थे। लोड मतलब इस पर अप्लाई था उस समय, जब लोड अप्लाई था उस समय इस तरह से हमको कर्व प्राप्त हुआ है, और आगे चल के मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा और आगे भी जाएगा या फेल कर जाएगा, जो भी अलग बात है वो, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ से लोड हटा दिया, लोड हटाया, तो ये मटेरियल अपने आप अपना शेप चेंज करेगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाने के कारण देखिए इस तरह से आया, थोड़ा बहुत तो रिकवर जरूर किया है, लेकिन इस स्ट्रेन पे रुक गया। देख रहे हैं, इतना स्ट्रेन जो है बॉडी में रह जाएगा, मटेरियल में रह जाएगा, ये रिगेन नहीं कर पाया। इतना कर लिया, ये रिकवर कर लिया, देख रहे हैं, ये रिकवर हो गया है, लेकिन ये नहीं रिकवर कर पाया, क्योंकि इसमें आपने क्या किया कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगा दिया है लोड, और उस कारण से उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, डिफॉर्मेशन। ओके, क्लियर है? बोलिए। क्लियर सर।
यस हाँ ठीक है। चलिए उसके बाद अब एक और रिलेशन की हम लोग आज बात करेंगे। तो इसमें से जो सेकंड मॉडुलस का जो मेथड मैंने अभी बोला आपको, 2-3 मेथड थे। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे ये क्या है, थोड़ा सा रिजल्ट जो है सही देता है, और इस पे जो है इसी का लोग यूज ज़्यादा करते हैं। तो सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इज इन द मोस्ट जनरल यूज, ठीक है, एज इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिफॉर्मेशन एट द सिलेक्टेड पॉइंट। किसी भी सिलेक्टेड पॉइंट पे हमको एक्चुअल डिफॉर्मेशन अगर जानना है, हम लोग इस सेकेंड मॉडुलस का यूज करके निकाल सकते हैं। एंड नो अनसर्टेनिटीज आर इन्वॉल्व इन डिटरमिनेशन, कोई ऐसा दिक्कत भी इसमें प्रेजेंट नहीं है इसको निकालने में। तो हम इसके मदद से ये चीज़ कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी मॉडुलस निकाल सकते हैं सेकेंड मॉडुलस के हेल्प से। निकालने के लिए हम लोग इनिशियल टेंजेंट टेंजेंट मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, वो सब अलग मैटर है। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं कि जो ज़्यादा यूज होता है वो ये है, इतना जान लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा इस तरह का तो आप बोलिएगा सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में टिक मारिएगा, आपका सही होगा। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप, IS 456-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट हैज a specified relationship between compressive strength and elastic properties of concrete। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा क्या है, रिलेशन क्या मिला हमारे कोड से, देखिए EC मतलब कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको EC से डिनोट कर रहे हैं, इक्वल टू 5000 रूट अंडर FCK। FCK क्या है आपको पता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm²। और ये कितने दिन के बाद निकालते हैं क्यूब का, बताइए तो। 28 दिन। हाँ 28 डेज। 28 डेज पे पता चलता है हम लोगों को कि FCK कितना होगा कंक्रीट का। तो मान लीजिए कि अगर हमको ये पता है तो हम क्या अलग अलग ग्रेड के लिए बता पाएंगे। अगर मान लीजिए हम बोले आपको कि M15 का इलास्टिसिटी मॉडुलस निकालिए, M20 का निकालिए, M25 का निकालिए, ठीक है, M30 का निकालिए, तो निकल जाएगा क्या? क्योंकि हाँ निकल जाएगा। क्योंकि सबका Yes, sir. सबका आपको पता है कि FCK कितना होगा। इसका जैसे बोलेंगे 15 न्यूटन पर mm², इसका बोलेंगे तो इसका बोलिएगा आप 20 न्यूटन पर mm², रिस्पेक्टिवली आप इसका 25 बोलिएगा, इसका 30 बोलिएगा, है ना। तो इसी तरह से इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो अगर बोला जाए 25 का अगर बोले आसानी से निकलेगा, तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 रूट अंडर 25, कितना हो जाएगा बताइए। 25,000 हो जाएगा सर। 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 25। तो इसका जो यूनिट है, इसका भी यूनिट क्या होता है आपको, न्यूटन पर mm² होता है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। और जो EC है, जैसे EC की बात करेंगे तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का यूनिट होना चाहिए इसका। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm², और जो स्ट्रेन होता है ये यूनिटलेस होता है ना, इसका कोई यूनिट ही नहीं Yes, sir. होता है। इसीलिए जो EC का यूनिट है वो किसका यूनिट होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट है। इसीलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये चीज़, ठीक। इसी तरह से आपको बाकी चीज़ों का भी निकालने को बोलेगा तो भी निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये चीज़ें हैं, प्लस इस कोड में भी जाएंगे, कोड में भी आपको इस तरह का रिलेशन पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता सकते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पता चल गया होगा कि स्ट्रेंथ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इलास्टिसिटी मॉडुलस में। अगर स्ट्रेंथ वेरी कर रहा है, मतलब जो भी फैक्टर स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा वही फैक्टर इलास्टिसिटी को भी इफेक्ट करेगा। समझ में आया ये चीज? हाँ यस। मतलब स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, कंक्रीट अगर स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिलेगा, हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको वहां मिलेगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. वीक कंक्रीट होगा तो वहां पे आपको इलास्टिक मॉडुलस कम मिलेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, और जैसे कि जो भी फैक्टर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ फैक्टर, स्ट्रेंथ को इफेक्ट करने वाले बहुत फैक्टर हैं। वाटर सीमेंट रेशियो बोल रहे हैं आप, वो भी फैक्टर है। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, उसका ऑपरेशंस वगैरह जो भी करते हैं, कॉम्पैक्शन एक फैक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है वो भी वो इलास्टिसिटी को भी इफेक्ट करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्रीप पे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत है, कुछ कोई दिक्कत, सब क्लियर हुआ?
हाँ ठीक है सर इधर। बाकी लोग बताइए आप लोग। यस सर क्लियर है। यस सर।